Hello everyone, let's start the new chapter cell the unit of life. Okay, so मोटा मोटा मान लो नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा देखो, ये वन शॉट वीडियो है. पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेल चैप्टर का मिलेगा. एक भी लाइन एनसीईआरटी के मतलब नहीं छोड़ी है. ओके, सो एंड विथ एनिमेशन, मतलब इधर एनसीईआरटी की लाइन उधर उसका एनिमेशन, सो दैट वो थोड़ा फोटो मेमोरी आपके दिमाग में रहे इसीलिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेल विदाउट वेस्टिंग टाइम. और इसमें पी वाई क्यूज नहीं है, इसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाला है. सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ अस. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. क्या क्या दिया देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आप बोला है कि सारे जो है वो डिवाइड होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में. अभी लिविंग में क्यों लिविंग ऐसा सेपरेट क्यों है, बिकॉज लिविंग की बॉडी बनी होती है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से जिसको बोलते हैं हम सेल. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ that is cell in the all living is a characteristic feature of living. ओके, ग्रोथ बेस वगैरह वो कुछ भी नहीं है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी होती है वो उनकी बॉडी, और हर एक टाइप का सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे ब्लड सेल्स, सेक्स सेल्स, मतलब गैमेट्स, नर्व सेल्स वगैरह वगैरह. सो हर एक सेल स्पेशल टाइप का सेल स्पेशल फंक्शन करता है. सो मेनी टाइप के सेल से बनी होती. वही यूनिसेल्यूलर बॉडी देखा जाए तो वो एक ही सेल से बनी है, एंड सारी जो प्रोसेस है वो सिंगल सेल ही करता है. मतलब क्या, जो लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह, रेस्पिरेशन, वो एक ही सेल के अंदर होता है. सो दिस इज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर का डिफरेंस. यूनिसेल्यूलर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल. ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, एक तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, बिकॉज वो सारे प्रोसेस वो खुद ही एक सेल करती है ना. ओके, एंड बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शंस लाइक लाइफ फंक्शंस. ओके, सो एनीथिंग विच इज लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब क्या देखो, वायरस वायरस समझ लो. ओके, सो वायरस क्या है देखो, उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते. क्यों कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट नहीं जी पाता. वो होस्ट सेल के अंदर गया तभी वो जिएगा. ओके, इंडिपेंडेंट ऐसे फ्री लिविंग नहीं होता वो. ओके, दैट्स वाई वायरस को हम लिविंग कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वो एक सेल ऐसी परफेक्ट सेल नहीं है. ओके, सो एनीथिंग विच इज अ परफेक्ट सेल, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा. ओके, सो अमीबा इज अ परफेक्ट सेल बिकॉज सारे के सारे फंक्शन वही करती है. समझ में आ गया. सो एनीथिंग विच इज लेस दैन सेल, फॉर एग्जाम्पल वायरस, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग. समझ में आ गया. सो सबसे बेसिक यूनिट लिविंग मल्टी सेल्यूलर बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट की कौन सा रहा, सेल. इसके नीचे जो कोई भी है, फॉर एग्जांपल वायरसेस, वो लिविंग कंसिडर नहीं करते. तो सबसे बेसिक यूनिट जिसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं दैट इज सेल. दैट्स वाई सेल की डेफिनेशन है, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये आपने बहुत सालों से रटते आ रहे हो, अभी समझ लिया होगा इसका मीनिंग क्या है. समझ में आ गया. इसके सेल इज अ बेसिक यूनिट, इसके नीचे जो कोई भी है वो लिविंग नहीं होंगे. इसके ऊपर ऑब्वियसली सेल से टिश्यू विश्यू वो तो सारे लिविंग ही होंगे. ओके, समझ. सो दिस इज आवर इंट्रो. लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री क्या है. एंटोन वन लिवेनहुक. लिवेनहुक ने फर्स्टली लाइव लाइव सेल मतलब जिंदा सेल देखी. ओके, सो इसके हाथ में देखो कुछ तो है, ये इसका माइक्रोस्कोप है. इस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ऐसी लिविंग सेल देखी. सो लिवेनहुक. ओके, लिवेन से लिव, लिविंग, लिवेन से लिविंग आप कंसिडर कर सकते हो. तो एंटोन वैन लिवेनहुक ने ये सेल देखी. सो हिस्ट्री पे क्वेश्चन आया है, मैच दी फॉलोइंग करके. ओके, सो आ सकता है, प्लीज डोंट इग्नोर हिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट है दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने उनका ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि सेल के अंदर का न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस में भी पढ़ेंगे. सो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस. लेटर ऑन 1950 के करीब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डेवलपमेंट हुआ ना, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद आपको सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनेलिज मिल गए. ओके, सो दिस इज इट. नाउ कमिंग बैक टू सेल थ्योरी. सो दो साइंटिस्ट थे, मैथियस शिल्टन जर्मन बोटानिस्ट 1938 में, एंड थियोडोर शॉन, ये भी जर्मन के थे 1839 में. ओके, सो इन दोनों ने ये सेल थ्योरी दी. इन्होंने क्या किया देखो, अभी ये जो बोटानिस्ट थे मतलब क्या प्लांट स्टडी करेंगे. सो ही एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. इन्होंने प्लांट बहुत सारे ऑब्जर्व किए, एंड उन्होंने कहा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया ऑब्वियसली. उन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लांट
एक बेसिक यूनिट से बने हैं, दैट इज अ सेल। ओके, एंड जो सेल आगे जाके टिश्यू फॉर्म करेगी। गॉट इट। अभी श्वान ने कहा ये जो श्वान थे ना, ये जूलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने प्लांट के ऊपर भी काम किया। इन्होंने क्या किया, एनिमल स्टडी किए ऑब्वियसली, एंड इन्होंने कहा कि एनिमल का जो सेल है, एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी है, एंड मोर ओवर एनिमल का सेल में एक डेलिकेट कवरिंग होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। एंड मोर ओवर इन्होंने प्लांट सेल भी स्टडी किया, उसमें जो होता है उसको सेल वॉल कहा। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन प्लांट सेल, ये कहा श्वान ने। ओके, सो श्वान ने ही एक हाइपोथेसिस दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ गया, मतलब क्या, एनिमल्स एंड प्लांट की बॉडी सेल्स एंड सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। तो ये खाली हाइपोथेसिस दिया, मतलब इसने ही पहले कहा ये श्वान ने, बट दोनों ने मिलके इसको, और हाइपोथेसिस मतलब क्या, ऐसे हवा में बोलना बोल सकते हो। सो इन्होंने उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेट करना चाहिए, एक थ्योरी प्रपोज करनी चाहिए। ओके, सो फिर शेल्डन ने भी इनके साथ हाथ मिला के, दोनों ने मिला के ये थ्योरी प्रपोज की, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी क्या है, वही है लाइक बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, सो इन्होंने पोस्टुलेट किया, बट इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? ओके, क्या ड्रॉबैक था, देखते हैं कि ये थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल कैसे बनेंगे। ओके, नए सेल कैसे बनेंगे ये थ्योरी ने नहीं कहा। सो बट इसका आंसर दिया, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कहा रुडोल्फ वर्चो ने। ओके, सो इन्होंने कहा कि नए सेल डिवाइड होते हैं, नए सेल बनते हैं। सो इसको इन्होंने कहा ओमनियस सेल्यूलाई सेल्यूला, ये फेवरेट है, देखो इस पे ना क्वेश्चन आते हैं, ओमनियस सेल्यूलाई सेल्यूला मतलब क्या, सेल डिवाइड होती है और एक सेल से दूसरी सेल बनती है। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड सेल थियरी। सो इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया था, इन्होंने द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। वर्चो ने कहा कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थियरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आती है बोर्ड्स में, आपको बोर्ड्स में मतलब थ्योरी पेपर में। ओके, सो शॉर्ट नोट आएगी इसके ऊपर, एंड सेल थ्योरी पे अगर क्वेश्चन भी आता है, इधर साइंटिस्ट का नाम है, इधर सेल थ्योरी ऐसे लिखिए। ओके, नाउ विल सी द ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब क्या, अभी तक आपको सेल का जो जो कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे हम। ओके, सो आपने ओनियन पील एक्सपेरिमेंट किया, ह्यूमन चिक एक्सपेरिमेंट किया। ओनियन पील एक्सपेरिमेंट में आपको सेल वॉल मिली बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल, एंड चिक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन मिली बिकॉज इट इज अ एनिमल सेल। ओके, गॉट इट। ये सेल है नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक का सेल का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है देखो, सेल के ईच सेल हैज अ सेंटर में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिसके अंदर आपको क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलेंगे। ये सेल का न्यूक्लियस है। व्हाट इज न्यूक्लियस, आपको ये पता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। ये जो बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इंस्टेड इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे के ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, बिकॉज उनको कवर करने वाला इधर जैसे येलो मेम्ब्रेन है ना, वैसा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ये भी सिंपल है, आपको पता है। ओके, सो सेल डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी न्यूक्लियर नहीं रहता, दैट्स वाई जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वैसे के वैसे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में भी साइटोप्लाज्म मिलता है, दैट इज सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो जो साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, मोस्टली वाटर से कंपोज होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं इसमें। सो इट इज़ जो कोई भी सेल के अंदर की रिएक्शन होती है वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में होती है, एंड ये लिविंग लाइक दैट्स वाई ये सेल को लिविंग करता है। समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ फ्लूइड। अभी सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं देखो, जनरल जो आपको पता है वही वाले, वैक्यूल्स, देन माइक्रो बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर फ्यू ऑर्गेनेलीज। सो प्रोकैरियोटिक में ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं रहते, खाली की खाली यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे। ओके, बट एक ऑर्गेनेली है जो दोनों में मिलती है, दैट इज राइबोसोम, बट दोनों भी अलग होते हैं। कैसे, विल सी। ओके, सो राइबोसोम जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में भी नहीं मिलेगी, और
दूसरी जगह पे भी मिलती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंड प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये राइबोसोम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कमिंग बैक टू सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, देखो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही है। ओके, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, आई एम सो सॉरी, ये कैसी बनती है पता है, ये बाद में देखेंगे। ऐसा एक सिलेंडर और ऐसा एक सिलेंडर, ऐसे दो सिलेंडर से ये पूरा का पूरा सेंट्रोसोम बनता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता। एक एक सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल बोलते हैं, एक एक सिलेंडर को सेंट्रियोल बोलते हैं। ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। अभी ये क्या करता है, जब सेल डिवाइड होती है ना, तब ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, तो ये स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करता है। हम सेंट्रोसोम के बारे में और भी देखेंगे। ओके, कमिंग बैक टू माइकोप्लाज्मा। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, वही रिवाइज करते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, इसके पास सेल वॉल नहीं है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव होते, दैट इज अनारोबिक है, एंड पैथोजेनिक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन्फेक्शन करता है। ओके, बिकॉज ये क्यों कहा, बिकॉज ये सबसे छोटा है। ओके, सो हम अभी पढ़ने वाले हैं सेल के साइजेस। ओके, सो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है 0.3 माइक्रोन, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन, आरबीसी 7 माइक्रोन, देन एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसका साइज नहीं दिया, एंड नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइजेस। अगर आप देखा जाए तो यूकैरियोटिक का सेल जनरली 10 to 20 माइक्रोन होता है, एंड टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन, पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा ही होते हैं ये 0.1 माइक्रोन, एंड वायरसेस तो छोड़ो ही दो, बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू सेल के शेप्स। सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि इलोंगेटेड, इरेग्युलर, डिस्क शेप, बाइकॉन्केव, ब्रांच्ड और लॉन्ग, देन ओवल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। सो दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। अभी सेल के शेप्स अलग अलग क्यों है? ओके, बिकॉज इट्स शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। कौन से फंक्शन करते हैं इसके ऊपर सेल का शेप डिपेंड होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सेल थ्योरी देखी, नेक्स्ट देखा ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल छोड़ ही दो, ओके, बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है, कौन सी ऑर्गेनालिस थी, क्या था, वगैरह वगैरह, जो आपने 9th 8 9 10 में पढ़ा है वही था। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल भी नहीं इतना। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। सो ये सारे वैरायटी किस में आती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, सो मेजोरिटी मेंबर बैक्टीरिया है, बिकॉज आपको ये भी पता है कि ब्लू ग्रीन अलगी हमने पढ़ा, ये नथिंग बट अ साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये एक अलगी नहीं है। माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा होता है। ओके, पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज ऑल्सो अ माइकोप्लाज्मा। ओके, गॉट इट। सो इसमें मोस्टली आते हैं आपके माइकोप्लाज्मा। ओके, सो बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, देन मल्टीप्लाई क्विकली, बहुत यूकैरियोटिक से बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे। इनका साइज शेप वेरिएबल होता है, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, किंगडम मोनेरा में। तो इनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं, ये भी पढ़ा है हमने। कोकाई यानी स्पेरिकल, बैसिला यानी रॉड शेप, विब्रियम यानी कॉमा शेप, स्पाइरलम यानी ऐसे स्पाइरल शेप। तो दिस आर डिफरेंट शेप्स। ओके, नाउ दिस इज अ बैक्टीरिया। अभी हम स्टडी करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, सो ये ग्रीन पे इधर आया है, एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म पे होना चाहिए, ऐसे साइटोप्लाज्म नॉर्मल अपना। ओके, सो basically the body, so prokaryotic cell has a cytoplasm. Cytoplasm is what, semi fluid matrix that fill the entire cell. Okay, so life processes, reactions, chemical reactions occur inside this cytoplasm. Okay, eukaryotic की तरह ही उसका होता है। अभी न्यूक्लियस देखा जाए तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं जेनोमिक डीएनए। ओके, सो दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड, फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेकेड मतलब ऐसे कैसे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इधर सिंगल क्रोमोजोम, मतलब क्या, ये देखो ऐसा एक शेप स्ट्रक्चर को हम क्रोमोजोम बोलते हैं। इधर सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए, ये दो फॉर्म में आपको जेनेटिक मटेरियल इसके मिलेंगे। ओके, कमिंग बैक टू दूसरा एक जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड। ये देख रहा है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा एक इधर छोटा राउंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज प्लाज्मिड। सो ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है अपार्ट फ्रॉम मेन जेनेटिक मटेरियल।
ओके। सो स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए, ये जनरली सर्क्यूलर डीएनए फॉर्म में ही रहता है, ओके, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल। सो सिंपल प्लाज्मिड के बारे में क्या बोलोगे आप कि ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए, ओके, गॉट इट। नाउ प्लाज्मिड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखो बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए। सो इसके दो काम है, समझ लो, ओके। अभी ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक करता है। देखो अभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपने दवाई खा लिया, एंटीबायोटिक खा ली, ओके। सो क्या होगा, एंटीबायोटिक विल अटैक ऑन दिस बैक्टीरिया का मेन डीएनए, उसको बैक्टीरिया के मेन डीएनए को अटैक करेंगे एंड उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर डीएनए मर गया तो पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा, ओके। बट अभी बैक्टीरिया अभी क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया का मेन डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनी होती है, प्लाज्मिड डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनी होती, ओके। सो क्या होता है, देखो बैक्टीरिया है, उसने एंटीबायोटिक मार दिया, बैक्टीरिया का मेन डीएनए मर गया, बट ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर रहता है वैसे के वैसा। सो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है एंड आपका इन्फेक्शन वैसे की वैसा बना रहेगा। सो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब क्या, एंटीबायोटिक को अपोज करना, इन्फेक्शन बना रहता है वैसे ही, ओके। सो अभी ये तो मर गया, बिकॉज एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होने के कारण ये बैक्टीरिया को कुछ अलग अपीयरेंस भी देता है, फिजिकल अपीयरेंस भी देता है, दैट इज इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक पता है, जीनोटाइपिक मतलब जीन्स में चेंज करना, फिनोटाइपिक मतलब बाहर एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज करना, ओके। समझ में आ गया। सो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक समझ में आ गया। प्लाज्मिड क्या करता है, बैक्टीरिया मरता नहीं है, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, इट गिव्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। मोर ओवर अभी ना एक प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, देखो एक बैक्टीरिया लेते हैं, इसको आपको डिजायरेबल कैरेक्टर बनाना है ना, तो क्या करते हैं, इसमें एक टुकड़ा लेते हैं ऐसे जीन का और ये इसमें डालते हैं बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, इसको घुसाते हैं, फॉरेन डीएनए बोलते हैं इसको, ये देखो ये है फॉरेन डीएनए, ओके। सो ये बैक्टीरिया के अंदर घुसाते हैं, सो दैट बैक्टीरिया का अपीयरेंस, जीन्स में चेंज हो गया तो पूरा बैक्टीरिया ही चेंज हो जाएगा ना, उसके फीचर्स चेंज हो जाएंगे। सो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जनरली अच्छा क्वालिटी के ब्रीडिंग वीडिंग में यूज़ करते हैं, विल सी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बैक्टीरिया जो फॉरेन बैक्टीरिया है वो मेन बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसाती है, ओके। सो ये जो फॉरेन बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर डीएनए में ये ऐसे 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 इधर घुसाते हैं, इतना छोटा सा डीएनए इधर, ये वाला, समझ में आ गया। सो इस दैट इज वाई प्लाज्मिड इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, ओके। सो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डू द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, गॉट इट। समझ में आ गया। प्लाज्मिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक, साइटोप्लाज्म देख लिया, जेनेटिक मटेरियल देख लिया, अभी उसके कवरिंग्स देखते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। सबसे आउटर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ नहीं होता, इसका थिकनेस एंड कंपोजिशन अलग अलग होता है। कुछ कुछ जो बैक्टीरिया सॉफ्ट डेलिकेट है उसमें ये ना लूज शीट फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया में जो टफ बैक्टीरिया होते हैं उस पर ये थिक एंड टफ होता है, जिसको बोलते हैं हम कैप्सूल, ओके। सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट उसके अंदर का जो पिंक कलर का लेयर है उसको बोलेंगे हम सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल क्या करता है, अगेन समझ लो, सेल वॉल आ गया तो समझ लो कि ये टफ स्ट्रक्चर है अगेन। तो सेल वॉल सेल का शेप मेंटेन करता है, देन प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। कभी कभी बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, देखो उसके अंदर पानी चला गया तो इट में बर्स्ट, ओके। सो ये जो टफ आउटर कवरिंग होता है ना सेल वॉल का, ये बैक्टीरिया को बर्स्टिंग में भी प्रिवेंट करता है, गॉट इट। नाउ उसके अंदर की जो होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है ना वैसी ही होती है। इट इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल, आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू करती है। तो यूकैरियोट की जैसी होती है वैसी ही सेल मेम्ब्रेन होती है इधर, सिंपल, गॉट इट। अभी सेल एनवेलप के हिसाब से ना एक स्टेनिंग प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। अभी ग्राम स्टेनिंग क्या है देखो, ओके। आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये पढ़ने वाले हो, हमने भी पढ़ा था, ओके। बायोकेमिस्ट्री एक टॉपिक रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें ये होता है ग्राम स्टेनिंग। मतलब आपको पता है, आपने स्लाइड तो देखी होगी, अभी ना आपको ये स्लाइड प्रिपेयर करनी है। कैसे करते हैं देखो, कल्चर प्लेट रहता है बैक्टीरिया का, कल्चर प्लेट में से बैक्टीरिया ले लिया आपने वो स्लाइड के ऊपर, ओके। अभी क्या करते हैं उसमें ना एक लिक्विड डालते हैं जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेन, ओके। अभी सेल वॉल जो होती, सेल एनवेलप जो होती है बैक्टीरिया का, उसके अंदर होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन,
ओके, ये ग्राम स्टेन क्या करता है, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या करता है, ग्राम स्टेन को लेता है। ओके, समझ में आ गया। एंड जब ग्राम स्टेन को लेगा ना तो वो वायलेट कलर का अपीयर होगा। गॉट इट। सो जो बैक्टीरिया ऐसे वायलेट दिखते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। तो दो टाइप के होंगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेंगे, ओके, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल, सेल एनवेलप वाला, जो ग्राम स्टेन लेगा उसको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। एंड जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं लेंगे, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत कम होगा, ओके, फिर वो अल्कोहल से वॉश आउट करते हैं, तब वो जो ग्राम स्टेन है ना वो निकल जाता है। ओके, सो जिसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। अभी ग्राम स्टेन ना वायलेट कलर देता है। सो जो ग्राम पॉजिटिव होंगे, जो ग्राम स्टेन लेंगे वो वायलेट कलर के दिखेंगे। एंड जो ग्राम निगेटिव होगा, जो ग्राम स्टेन को वॉश आउट करेंगे, उसको ग्राम वो पिंक कलर के दिखेंगे। सो दिस इज ग्राम स्टेनिंग। आपको बहुत बार आता है दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दीज आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो व्हाट इज इट, समझ लो इधर ही। ओके, कोई और टेक्निक नहीं है। ग्राम एक स्टेनिंग स्टेन होता है, ओके, जो ग्राम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट्स वाई ये स्टेनिंग प्रोसेस है। जो वो ग्राम स्टेन लेंगे, ग्राम पॉजिटिव नहीं लेंगे, ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव हमेशा वायलेट कलर का दिखेगा, ग्राम निगेटिव पिंक कलर का दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मे भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ना आए, बट ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपकी आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत काम आएगा ये आपको। ओके, what it, the difference is due to different cell envelope composition, that is peptidoglycan कम ज़्यादा। ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट नहीं, और एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, मीजोजोम। मीजोजोम के ऊपर करीब करीब मुझे लगता है 2 बार क्वेश्चन आया है लास्ट ये 5 साल में। ओके, बिकॉज ना ये बहुत सारे काम करता है, इसके फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम क्या दिख रहा है आपको, इट्स नथिंग बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इनवर्ड कुछ तो एक्सटेंशन है, तो यही है। इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, इनटू द सेल, इनसाइड सेल, बाहर नहीं आता ये एक्सटेंशन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, सो अभी ये ना 3 फॉर्म में रहता है। अभी वेसिकल्स, जो एक्सटेंशन, वेसिकल्स यानी कि क्या, ऐसे बॉल फॉर्म में। लैमेला यानी कि क्या, ऐसा 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 फॉर्म में। एंड रेटिकुलेट नेटवर्क यानी कि क्या, ऐसे नेटवर्क फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, ट्यूब जैसे। ओके, सो ये 3 फॉर्म में रहता है। वेसिकल्स यानी बॉल, लैमेला यानी ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, एंड ट्यूब्स फॉर्म में। तो ऐसे 3 फॉर्म में ये मीजोजोम एक्सटेंड होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। ये किससे एक्सटेंड होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से, आई एम सो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन से, जो सबसे इनर है वो। ओके, अभी ये क्या क्या काम करता है मीजो, जो आउटर का सेल वॉल है उसको फॉर्म करेगा। ओके, देन जब सेल डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल में, तब ये जेनेटिक मटेरियल है ना, इसको हाफ में डिवाइड करने का काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट, सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो रेस्पिरेशन कौन करेगा, ये मीजोजोम करेगा। ओके, समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया मीजोजोम दोनों एम से है, तो एम, माइटोकॉन्ड्रिया का एम नहीं रहेगा तो मीजोजोम करेगा। ओके, जो वेसिकल फॉर्म रहता है ऐसे बैग लेग स्ट्रक्चर। अभी वेसिकल यानी कि क्या, एक बैग जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। ओके, आप होली में ये खेलते हो ना, बलून डालते हो, देखो वाटर का बलून, वैसे ही होता है वेसिकल सेम। एक बॉल होगा जिसके अंदर लिक्विड भरा होगा। सो ये क्या करता है, वेसिकल्स जब रहा तो ये सिक्रीशन करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स रहेंगे। एंड मोर ओवर ये एक्सटेंशन है तो ये सेल मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो ये इसके फंक्शन है। सबसे डिफरेंट फंक्शन ये 3 है, देखो, सेल वॉल का फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, एंड जब सेल डिवाइड होगी तब जेनेटिक मटेरियल को 2 में डिवाइड करेगा। मीसोजोम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अभी मुझे बताओ, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ओके, और मैंने कहा कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है, और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली नहीं रहते, सिर्फ राइबोसोम रहता है। ओके, तो सेल ऑर्गेनेली नहीं रहते तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहेगा। ओके, बट ये फोटोसिंथेसिस करती है, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्लोरोफिल पिगमेंट किधर होता है, सोचने वाली बात है ना। ओके, सो यस, तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर होता है। अगेन जो मीसोजोम कैसे इनर एक्सटेंशन था ना, वैसे ही एक इनर एक्सटेंशन होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेंगे, सिंपल। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या हुआ, इधर आपको क्लोरोफिल मिलेंगे। ओके, इसको रोटो मत, क्या है समझ लो ये।
ओके, ब्लू ग्रीन अलगी प्रोकैरियोटिक सेल है बट फोटोसिंथेसिस करती है, बट क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने, क्लोरोफिल चाहिए एक्चुअली, क्लोरोप्लास्ट नहीं। ओके, बट क्लोरोफिल तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो किधर मिलेगा, क्रोमैटोफोर में मिलेगा। क्रोमैटोफ्लोर क्या है, जो मेम्ब्रेन का इनवर्ड एक्सटेंशन है विच कंटेन्स पिगमेंट्स। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनके एक्सटेंशन। सो बहुत सारे सेल में होते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, एक लॉन्ग फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो सेल वॉल से बना होता है। आप अगर इधर कलर भी देख लो तो सेल वॉल का जो कलर है वही इसका कलर है। सो इट इंडिकेट्स कि ये सेल वॉल से ही बना होता है। जनरली ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में हेल्प करता है। सो जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर आपको फ्लैजिला मिलेगा। अभी फ्लैजिला की अरेंजमेंट एंड इसके नंबर अलग अलग होते हैं, कभी कभी मोनोक्रोमैटस ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं इसको। ये सिंगल है, ये दो है, ये बंच सिंगल साइड पे, दो साइड पे बंच। सो ऐसे नंबर एंड अरेंजमेंट इसकी अलग अलग होगी। अभी जो ये फिलामेंट है ना, ये दो पार्ट से बना होता है। ओ सॉरी, ये जो फ्लैजिला है ना, ये 3 पार्ट से बना होता है। सबसे लॉन्ग जो है वो जो इधर दिख रहा है देखो येलो कलर का, इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो एग्जैक्टली आउटर पार्ट है। ओके, सो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट एक्सटेंड फ्रॉम अ सेल सरफेस इनटू आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, तो जो ये ब्लू कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं हुक। ये क्या करता है, फिलामेंट को नीचे का जो स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी उसको कनेक्ट करता है। एंड बेसल बॉडी क्या है, इट इज अ मेन फॉर्मिंग बॉडी। ओके, इससे फॉर्म होता है ये पूरा का पूरा फिलामेंट। गॉट इट। और एक्सटेंशंस होते हैं पिलाई। ओके, पिलाई क्या है, एक छोटे 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 ट्यूबुलर एक्सटेंशन है जो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। देन फिम्ब्रे। ओके, सो ये दो जो है पिलाई फिम्ब्रे, ये ना आपको मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। मूवमेंट में सिर्फ फ्लैजिला हेल्प करेगा। ओके, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेंगे। सो फिम्ब्रे क्या है, देखो फिम्ब्रे ना टूथब्रश में जैसे ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे ब्रिसल्स जैसा स्ट्रक्चर है। ये एकदम छोटे 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 ब्रिसल जैसे फाइबर्स होते हैं। ये अटैच, ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, वो वाटर में फ्लो हो रहा है, तो उसको स्टोन के साथ अटैच करना है, तो ये फिम्ब्रे काम करेंगे। सो क्या है, फिम्ब्रे हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स इन द स्टीम। अभी देखो पैरासिटिक बैक्टीरिया जिसको होस्ट बॉडी के टिश्यू के साथ अटैच करना है, तो होस्ट के टिश्यू के साथ भी अटैच करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। ये फिम्ब्रे बैक्टीरिया को हेल्प करती है। सो फिम्ब्रे के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, बहुत पहले आया है, 2016 में क्वेश्चन इसके ऊपर आया है, फिम्ब्रे के ऊपर। ओके, गॉट इट। पूछ सकते हैं, बहुत साल नहीं पूछे ना, 10 साल हो गए। अभी अभी देखेंगे राइबोसोम। आपने ये तो पढ़ा है कि ये जो राइबोसोम है वो आपको दोनों में मिलेगा, प्लांट में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा एंड यूकैरियोटिक में मिलेगा। सो चलो देखते हैं अभी ये प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कैसे होता है। ओके, सो राइबोसोम जो है जनरली प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो दीज आर दी राइबोसोम। ये जनरली बाहर के साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके साइड साइड पे ही रहते हैं। ओके, सो राइबोसोम जो है ना वो ऐसे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ओके, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कुछ लिक्विड विक्विड है, ऐसा नहीं है ये। ओके, ये क्या है, ये जस्ट प्रोटीन का मास है। ओके, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, प्रोटीन के मास रहेंगे इसमें। तो दो प्रोटीन से बनते हैं, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट, ऐसे बनता है एग्जैक्टली देखो। ओके, सो ये जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक का, इट इज अ 70S टाइप। अभी ये 70S क्या है हम देखेंगे, इसको एस को कुछ तो बोलते हैं, अभी ये क्या है वो भी देखेंगे हम। सो प्रोकैरियोट तब तक समझ लो 1 घंटा, 1 घंटे के बाद हम देखेंगे। 1 घंटे तक आप अज्यूम कर लो, रट लो कि ये 70S होता है। ओके, सो ये 70S जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से बनता है। इसका छोटा वाला 30S, बड़ा वाला 50S। अभी आप बोलोगे 50 + 30 तो 80 हुए, तो ये 80S होना चाहिए, ये 70S है। क्यों है इसके आंसर भी आई टेल यू। ओके, वेट करो 1 घंटा। समझ लिया। सो 70S का राइबोसोम, बड़ा यूनिट 50S, छोटा यूनिट 30S। ओके, इसकी जो हाइट होती है वो 15 नैनोमीटर की होगी एंड जो लेंथ होती है वो 20 नैनोमीटर की होगी। ओके, गॉट इट। सो ये सब यूनिट से बना होता है, समझ लो। अभी ना इसका काम क्या है, देखो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, ये देखो ये प्रोटीन है, ये राइबोसोम है एंड ये mRNA है। सो ये ब्लू कलर का जो mRNA होता है ना, मतलब RNA। ओके, इसके ऊपर थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये राइबोसोम्स आते हैं। इधर दिख रहा है आपको, मुझे कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे देख लो। ओके, ये जो ब्राउन कलर के 2 राइबोसोम है ना,
दो सब यूनिट बड़ा एंड छोटा, ऐसे राइबोसोम ये एमआरएनए के ऊपर आते हैं एंड एमआरएनए से कोड लेके इससे ये प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, ये आपको 12 में है, अगले साल है, तो सब तब तक कैसा होता है क्या होता है तब तक होल्ड कर लो। ओके, इसमें क्या है देखो, एमआरएनए से कोड लेके इससे प्रोटीन बनाने की प्रोसेस, ओके, ये करता है राइबोसोम। दैट्स व्हाई राइबोसोम हेल्प साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। समझ में आ गया। अभी ये जो राइबोसोम है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ओके, मतलब क्या, सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड एंड इट फॉर्म्स अ चेन, इट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ओके, समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट राइबोसोम। अभी चलेंगे लास्ट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इंक्लूजन बॉडी। ओके, तो देखो हमारी यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या है, इट्स नथिंग बट अ फ्रिज ऑफ आवर सेल। ओके, फ्रिज भी है, डस्टबिन भी है, समझ लो। फ्रिज क्यों है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है, वाटर बेटर जो है, सैप, वो सब वैक्यूल में स्टोर होता है। ओके, एंड कुछ कुछ वेस्ट वैक्यूल भी होते हैं, दीज आर डस्टबिन लाइक। उसमें क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होते हैं। ओके, एंड देन बॉडी के अंदर ये सेल के बाहर फेंकते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे वैक्यूल्स नहीं होते, कोई भी स्टोरेज वाला नहीं होता, ये डस्टबिन भी नहीं होता। ओके, सो इसमें क्या होगा देखो, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बनते हैं, ओके, सो वो इंक्लूजन बॉडीज के स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ओके, अभी इंक्लूजन बॉडीज क्या है, ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। अगेन दीज आर द ग्रैन्यूल्स। ओके, अभी आपके पास फॉस्फेट एक्स्ट्रा बन गया, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक का सेल एकदम सिंपल है, समझ लो। ओके, इसके पास सेल ऑर्गेनली नहीं है तो वो खुद ही ऐसे ही काम करता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं तो न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा है। इसके पास वैक्यूल नहीं है तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। अभी 3 ग्रैन्यूल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियल ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। सो इन 3 ग्रैन्यूल्स एग्जाम्पल दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में इनका रिजर्व फूड मटेरियल ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। समझ में आ गया। सो इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, जो रिजर्व फूड मटेरियल है। अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ओके, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसमें आपको वैक्यूल्स मिलते हैं, दैट इज गैस वैक्यूल, बट इट इज नॉट एक्चुअल वैक्यूल। ओके, समझ में आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि क्या, बैक्टीरिया। अभी आपको क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछते पता है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं, सेल का थोड़ा रेफरेंस लेते हैं, दोनों को मिला के प्रोकैरियोटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बी रेडी फॉर को रिलेटिंग टू चैप्टर्स। ओके, सो प्रोकैरियोटिक इधर ही खत्म करेंगे, अभी आएंगे हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपको बहुत मतलब आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी इसकी। ओके, सो चलो, यूकैरियोटिक सेल किस में दिखेंगे आपको, फंगाई में दिखेंगे, प्रोटिस्टा में दिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको यूकैरियोटिक सेल दिखेंगे। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स का बेसिक फीचर क्या है देखो, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये क्या है, कंपार्टमेंट 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 कंपार्टमेंट। ओके, क्यों कंपार्टमेंट से, बिकॉज सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थे। इधर एक कंपार्टमेंट ये वाला, इधर ये वाला एक कंपार्टमेंट, इधर ये वाला एक कंपार्टमेंट, ओके, इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला कंपार्टमेंट, तो सारे ऐसे कंपार्टमेंट 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 से बनी है। सो वी हैव ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इसके पास साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। ये क्या है हम बाद में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं मेन सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन कैसे कर स्टडी क्या पता है, हमने ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसका बायोकेमिकल स्टडी किया, मतलब क्या उसके केमिकल डाल के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, सो विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़र मॉडल। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फोलेयर बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, ये दो शुगर दिख रही, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। ओके, सो आइडिया समझ लो क्या क्या होता है। ओके, तो इसमें आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, इसमें आपको मिलेंगे लिपिड्स। सो ये दो बेसिक मटेरियल से ही बनी है। इसको लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बाइलेयर, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन के बाइलेयर।
ओके। सो कौन से लिपिड होते हैं, देखो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, इधर दिख रहा है, ये देखो ये फॉस्फोलिपिड है एंड ये कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम है, ओके, सो विल निग्लेक्टेड, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी लेस। मेन जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड ही है। तो ये बाय लेयर में अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है, ये देखो ऐसे, ओके। सो इसके पास होता है ये दो लेयर, पहले तो ये एक लेयर है, एक लेयर है, ये दूसरा लेयर, सो इसको बाय लेयर बोलते हैं। अभी एक सिंगल लेयर कंसिडर करोगे तो इसमें हेड होता है एंड ये जो है इसमें टेल होती है। अभी हेड एंड टेल क्या क्या है देखते हैं। ओके, टेल समझ में आ गया, हेड समझ में आ गया। तो दो टेल होगी, एक हेड होगा। ओके, सो हेड क्या है, पोलर है। अभी पोलर क्या है, अब केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लो, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो पोलर मतलब क्या, जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव, ओके, सो वो बैलेंस्ड होते हैं इसके ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ऐसा है। मतलब पोल्स पे चार्जेस होते हैं, दिस वन इज बैलेंस्ड। ओके, नॉन पोलर मतलब बैलेंस नहीं होते, ऐसा कुछ तो है। ओके, सो पोलर हेड जो है वो पोलर रहेगा। हाइड्रोफिलिक रहेगा, मतलब क्या, वाटर लविंग रहेगा, वाटर इससे पास आउट होगा हेड से। एंड जनरली ये आउटसाइड प्रेजेंट रहेगा, मतलब इधर के साइड पे एंड इधर के साइड पे। ओके, गॉट इट। अभी टेल, टेल में क्या है, टेल का अपोजिट देखो, टेल नॉन पोलर होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब वाटर लविंग नहीं होगी, वाटर को जाओ 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 बोलेगी। ये इनर साइड पे प्रेजेंट रहेगी। अभी इसका ये रीजन भी है क्यों इनर साइड पे प्रेजेंट रहती है, पता है, बिकॉज देखो सेल के बाहर भी इधर के साइड पे एंड सेल के अंदर इधर के साइड पे, ओके, सेल मेम्ब्रेन के इधर की साइड, इधर की साइड, दोनों साइड पे पानी रहेगा। ओके, अगर ये वाटर हाइड्रोफोबिक जो है टेल बाहर की साइड पे रही तो वो वाटर को मार देगी, ओके 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 ओके, या नहीं तो वो खुद ही मर जाएगी, डिस्ट्रप होगी। दैट्स वाई ये इनर की साइड पे रहती है। हाइड्रोफोबिक टेल इज प्रेजेंट इनर साइड पे, समझ में आ गया, गॉट इट। सो बिकॉज एक्वियस एनवायरमेंट, एक्वियस मतलब वाटरी एनवायरमेंट, तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वियस एनवायरमेंट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ओके, एंड ये जो टेल है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी है, गॉट इट। ओके, अभी लिपिड हो गए, अभी प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन भी ना दो टाइप के होते हैं प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन, ओके, एक इंटीग्रल प्रोटीन ये वाला मतलब, एंड ये पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, सो इंटीग्रल प्रोटीन जनरली ना सरफेस के ऊपर ही रहता है। पेरिफेरल प्रोटीन पूरा का पूरा मतलब ऐसा अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर आ जाए, पार्शियली टोटली बरीड, बरीड मतलब बरीड मतलब क्या, अंदर जाना। ओके, सो ये पेरिफेरल प्रोटीन है ना, ये ऊपर और अंदर ऐसे जाएगा। बट जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो जनरली सरफेस के ऊपर ही मिलेंगे। ये सारे इंटीग्रल प्रोटीन है, देखो समझ में आ गया। बट पेरिफेरल प्रोटीन ये है, ओके। सो अभी समझ लो, ये जो रेड ब्लड सेल है उसमें ये जो प्रोटीन का कंपोजिशन है इसके सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में सॉरी, वो 52% रहेगा, लिपिड 40% रहेगा। ओके, काउंट करो, 52 + 40 कितने हुए, 92। तो 8% का क्या रहता है, 8% का रहेगा ये शुगर, जिसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो समझ लो इसके पास तीनों के दिनों रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा। सो दिस इज ओनली फॉर रेड ब्लड सेल्स। अभी जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है उसमें ये लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, इनका परसेंटेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, जो अभी तक पढ़ा ना वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये दिया सिंगर और निकोसन ने। इन्होंने एक एक्स्ट्रा कहा कि ये जो लिपिड की बायलेयर है इसका क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब क्या, इसका फ्लूइडी नेचर होता है। तो इस फ्लूइडी नेचर के कारण प्रोटीन जो रहेगा ना, ओके, सो इट कैन इजीली मूव ओवर द लिपिड बायलेयर। ओके, तो इन्होंने यही कहा है। सो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे फ्लूइडिटी। ओके, अभी ये फ्लूइड नेचर के कारण क्या क्या होता है, देखो फ्लूइड। अभी मुझे बताओ, सेल वॉल समझ में आ गया, सेल वॉल अगर दिमाग में लाया तो आप क्या करते हैं, टफ स्ट्रक्चर है, सो ये टफ, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी वगैरह वगैरह सपोर्ट करेंगे। ओके, अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर है। ओके, तो डेलिकेट स्ट्रक्चर क्या क्या प्रोवाइड करता है, आप सोचो। डेलिकेट स्ट्रक्चर सेल डिवीजन इजीली करेगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इजीली क्या होंगे, अंदर की साइड पे जाएंगे, ऐसे ऐसा सेल रहेगी डिवीजन के दौरान, ऐसे जाएंगे ना अंदर की साइड पे, फोरो इजीली करेंगे। ओके, डेलिकेट रहा तो मटेरियल जल्दी से बाहर आ सकता है या अंदर आ सकता है, मतलब क्या, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस दोनों भी इजीली कर सकते हो, अंदर बाहर कर सकते हो। डेलिकेट रहा, टफ रहा तो नहीं करोगे। ओके, सिक्रेशन भी बाहर कर सकते हो आप। ओके, सिक्रेशन यानी एक्सोसाइटोसिस सिंबल,
ओके। देन इंटरसेल्यूलर जंक्शंस भी इजीली बना सकते हो, फ्लेक्सिबल रहा तो। ओके। एंड सेल ग्रोथ भी इजीली होगी बिकॉज फ्लेक्सिबल है ना, तो इजीली बढ़ेगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द फ्लूइड नेचर। इसके लिए काम करता है, क्या करेगा देखो, सेल ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा, देन अंदर लेगा, सॉरी एंडोसाइटोसिस करेगा, बाहर छोड़ेगा, सिक्रीशन करेगा। ओके। देन इंटरसेल्युलर जंक्शन में दूसरे सेल के साथ जल्दी से बनाएगा। ओके। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रांसपोर्ट। आपको पता है सेल इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। ओके। परमेबिलिटी मतलब क्या? इट इज एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ओके। अभी ना तीन टाइप की परमेबिलिटी होती है। एक फ्रीली परमेबल, फ्रीली नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब क्या, ये सभी को अपने से पास आउट करेंगे। ओके। दूसरा सिलेक्टिवली परमेबल, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, कुछ कुछ जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसको ही अपने से पास करेगी, बाकी वाले को नहीं करेगी। एंड इम्परमेबल मतलब जो किसी को भी अपने से पास आउट नहीं करने देगी। ओके। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। ओके। ये समझ में आ गया? अभी ट्रांसपोर्ट ना दो टाइप के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इधर समझ में ही आ रहा है। सो ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन से, ये कैसे होगा? इधर देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ज्यादा मोलिक्यूल है, इधर कम। तो जो ट्रांसपोर्ट हाई टू लो होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या? उसका कैसा ग्रेडियंट है, हाई टू लो। ओके। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए आपको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ओके। दूसरा देखेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब क्या, इधर देखो, इधर ऑलरेडी कम है और बट हमको कम में से ज्यादा में डालना है, तो इसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो, कोई भी आपको लो से हाई डालना है, सो यू नीड एनर्जी। ओके। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी लगती है। समझ में आ गया? ओके। लेट्स कंसिडर पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी। ओके। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ना तीन और टाइप है। ओके। मतलब कैसे होता है देखो, टाइप नहीं है, इसके टर्म से। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप डिफ्यूजन भी बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? अगर कोई सोल्यूट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव हो रहा है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस एक टर्म है, ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, बट जब वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। ओके। एंड थर्ड वर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी ये क्या है, इसका काम है आपकी बुक में। ओके। सो देखो ये क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो टेल है ये नॉन पोलर है। ओके। अगर आपके पास अगर आपके पास ये पोलर मॉलिक्यूल आ गया, तो क्या करेंगे देखो, आपके पास पोलर मॉलिक्यूल आने के बाद ये तो इससे पास आउट नहीं होगा पोलर मॉलिक्यूल। ओके। पोलर मॉलिक्यूल तो पास नहीं होगा बिकॉज हमारी जो टेल है वो नॉन पोलर बनी है। ओके। तो क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं जिसको, ओके, हमने पढ़ा है लिपिड में, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है। तो ये प्रोटीन ये पोलर मॉलिक्यूल्स को लेगा एंड इसको इधर से पास आउट करेगा। सो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Okay, as a polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, so they require a carrier protein of a membrane to facilitate their transport across the membrane. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा पोलर एंड नॉन पोलर का सीन। ओके। सो दिस इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पढ़ा, पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्लूइड मॉडल, बट फ्लूइड नेचर होने के कारण क्या क्या होता है, देन इसके ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप। ओके। तीन टाइप मतलब तीन टर्म्स, नॉट इवन टाइप। ओके। सेल वॉल, सेल वॉल एक ही, इसमें सेल वॉल बहुत छोटा दिया है, चलो पढ़ते हैं 5 मिनट में सिर्फ। सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी आपको। ओके। एंड फंगाई में भी मिलेगी। सेल वॉल ये डेड लेयर है। ओके। लिविंग लेयर नहीं है, डेड सेल में भी आपको मिलता है। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, मैंने कहा सेल वॉल रिजिडिटी, रिजिडिटी समझ लो, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो क्या क्या देगा देखो, रिजिडिटी देगा, शेप मेंटेन करेगा सेल का, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्स्टिंग, सेल टू सेल इंटरेक्शन, एंड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स का अंदर नहीं आने देगा। तो दिस इज ऑल। जो टफनेस के फंक्शन है ना वो सारे सेल वॉल करेगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी के फंक्शन है ना वो सारे सेल मेम्ब्रेन करेंगे। ओके। सो अभी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अलगी में सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनर्स, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। प्लांट में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, देन और किससे बनी है, पेक्टिन, प्रोटीन,
गैलेक्टन्स, ओके, इससे बनी है। एंड फंगाई की सेल वॉल, आपको पता है फंगाई की सेल वॉल बनी है काइटिन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। कंपोजिशन अलग अलग होता है सेल वॉल का। ओके, अभी सेल वॉल ना कैसे होती है, देखो सेल वॉल के पास ना ये गैप दिख रहा है आपको ऐसे। ओके, सो सेल वॉल एक गैप बनाती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा टू कनेक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। ओके, सो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, मिडल लैमेला क्या है, आई विल टेल यू लेटर। सो इट इज फॉर्म्स अ गैप। ओके, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स विद द नेबरिंग सेल। ओके, अभी सेल वॉल कैसी होती है, देखो जो प्राइमरी सेल होती है, मतलब सेल अभी नया नया बना है प्लांट सेल, उसमें जो सेल वॉल बनेगी इसको प्राइमरी वॉल बोलते हैं। क्यों, बिकॉज देखो इट इज प्रेजेंट इन द यंग प्लांट। ओके, सो ये ज़्यादा टफ नहीं होगी, बिकॉज ये टफ नहीं होगी, सो इट विल हेल्प इन द ग्रोथ, सो फ्लेक्सिबल रहेगी, तो ये प्लांट सेल को साइज में ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड जब सेल मैच्योर होगी तब ये प्राइमरी वॉल है ना डिमिनिश होगी, डिमिनिश मतलब चली जाएगी, एंड उसकी जगह पे एक और आएगी सेकेंडरी वॉल जो टफ होगी। ओके, जो नॉर्मल वॉल अपनी रहती है ना वो सेकेंडरी वॉल रहेगी। समझ में आ गया? तो यंग, जब सेल यंग होगी तब प्राइमरी वॉल रहेगी, वो चली जाएगी और उसकी जगह पे आएगी सेकेंडरी वॉल। ओके, अभी जब सेल एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं ना, ओके, सो इसके अंदर एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। जैसे देखो वॉल बना रहे हो, तो दो ब्रिक के बीच में ऐसा सीमेंट डालते हैं ना, सो वैसे ही इधर सीमेंट डालते हैं। तो इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। अभी इसको प्लांट को सीमेंट की जरूरत क्यों होती है? देखो प्लांट बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स है। ओके, प्लांट के स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, इसको हर एक सेल को एक दूसरे के साथ ऐसा परफेक्टली ग्लू लाइक होल्ड करना जरूरी है। ओके, बिकॉज प्लांट को विस्टैंड करना है ना वो ये विंड से वगैरह वगैरह, सो दैट्स वाई ये मिडल लैमेला रहता है। सो मिडल लैमेला क्या है, होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है। ओके, सो इट होल्ड दी नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। ओके, अभी कभी कभी देखो लीफ फॉल होता है, फ्रूट फॉल होता है, वो क्यों होगा? तो जिधर ब्रेक पॉइंट है ना, उधर का मिडल लैमेला जो है ना वो डिसॉल्व होगा, सो दो सेल को ये सेपरेट करेगा एंड फ्रूट नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। ओके, सो कवरिंग हो गई इसके, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ना ये चार ऑर्गेनेलीज आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम है ना, वैक्यूल। ओके, अभी इसको एक सिस्टम में क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज ना ये एक ही क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइनली काम करते हैं। ओके, कैसे काम करते हैं, विल सी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। समझ लो हर एक क्वेश्चन आपका न्यूक्लियस से, एक क्वेश्चन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। ओके, समझ लो जनरली ऐसे मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, या दो बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो ये चार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, समझ लो। ओके, कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले शुरू करेंगे। आपको तो ये पता ही, ये बताने की बस जरूरत नहीं है भाई, जो है दिया पहले का वही है, 9th में जो पढ़ा वही है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि जो साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है वो दो में डिवाइड होता है। ओके, सो जो इनसाइड ये इधर इधर का जो स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमिनल, विच इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो बाहर का स्पेस है दिस वन, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, दैट इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि आउटसाइड, ER मतलब साइटोप्लाज्म। ओके, सो इतना बड़ा कंपार्टमेंटल मेंटलाइजेशन होता है ER का। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं ER के दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बट बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अपीयर रफ, बिकॉज ये राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके ऊपर। तो राइबोसोम है तो ये क्या करेगा, राइबोसोम ही इसके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे एंड सिक्रीशन करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, सो ये जनरली न्यूक्लियस के बाहर होता है। अभी न्यूक्लियस के बाहर क्यों होता है? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे mRNA।
ओके एमआरएनए को चाहिए राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, राइबोसोम को चाहिए एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ओके सो दैट्स वाई एंड दैट्स वाई ये पास पास में रहते हैं न्यूक्लियस के। समझ में आ गया? ओके सो इनका यही स्ट्रैटेजी है। देखो अगर ये राइबोसोम ईआर किधर तो दूसरी जगह कॉर्नर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के कॉर्नर पे पिनर पे रहेगा, तो उसको राइबोसोम कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। समझ रहे? तो इसकी स्ट्रैटेजी होती है, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस। ओके नेक्स्ट देखा जाए तो एसईआर के ऊपर राइबोसोम नहीं रहता। ओके तो ये स्मूथ अपियर होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके देन ये लिपिड सिंथेसिस करता है जनरली स्टेरॉयडल हार्मोन। ओके तो ये लिपिड मतलब क्या, फैट सिंथेसिस करेगा। ये इट्स नॉट नेसेसरी कि न्यूक्लियस के करीब ही हो, ये जनरली आपको सेल मेम्ब्रेन के करीब मिलता है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ईआर। नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नीट के एग्जामिनर की सबसे फेवरेट सेल ऑर्गेनली है। ओके गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ फेवरेट सेल ऑर्गेनली ऑफ अ नीट एग्जामिनर। तो ये देखो दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो क्या मिलो गोल्गी, इन्होंने ये गोल्गी apparatus डिस्कवर किया। So he first observed this densely stained reticular network near the nucleus, near the ER. ओके नियर द न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस के करीब एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक के करीब गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्यों होता है आई टेल यू। ओके सो इट इज क्या, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब क्या, ऐसे 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 ऐसे, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, ऐसे सर्कल है, इसको एक राउंड मार रहे हो, दूसरा राउंड सर्कल के ऐसे सर्कल बना रहे हो, तो इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। ओके सो इट इज अ कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड। थर्ड इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क। ओके डिस्क से बनी है लाइक दिस। सो इसको बोलते हैं, अभी इसका डायमीटर समझ लो 0.5 to 1 माइक्रोन डायमीटर है। ये सारे डिस्क ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। सो ये जो नंबर है सिस्टर्ने का, ये वेरी होता है हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बड़ा है तो ज़्यादा सिस्टर्ने रहेंगे, छोटा है तो कम सिस्टर्ने रहेंगे। ओके तो ये समझ में आ गया, ऐसे फ्लैट डिस्क से बना होता है जो पैरेलली अरेंज्ड है, वो डिस्क को बोलते हैं हम सिस्टर्ने। ओके सो ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ना दो फेस होते हैं, एक साइड के फेस को बोलते हैं सिस फेस, दूसरे साइड को ट्रांस फेस। अभी क्या होता है देखो। ओके सो ये है सिस फेस। सिस फेस जनरली कॉन्वेक्स रहेगा। ओके एंड इधर वेसिकल फॉर्म होंगे, दैट्स वाई इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। दूसरा साइड ओके वेसिकल मतलब क्या, मैंने कहा बैग रहता है उसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, तो ये वेसिकल्स इधर से ऐसे मैच्योर 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 होंगे, ये फेस पे जाएंगे। ओके एंड इधर से ये बाहर पड़ेंगे। सो ये कॉनकेव रहता है एंड ये मैच्योरिंग फेज रहता है, बिकॉज वेसिकल्स इधर मैच्योर मॉडिफाई होके बाहर पड़ेंगे। सो ट्रांस फेज इज मैच्योरिंग फेज, सिस फेज इज क्या, फॉर्मिंग फेज। समझ में आ गया। सी टी से पहले आता है, समझ लो कि सी ए बी सी से सी आता है, टी बाद में आता है। सो सी इज द फर्स्ट फेज जो फॉर्मिंग फेज है, कॉन्वेक्स है, एंड दूसरा ट्रांस फेज। समझ लो। सो ये दो फेजेस है। अभी कैसे होता है देखो, जनरली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का से आपको प्रोटीन भी मिलता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको लिपिड भी मिलता है। सो समझ लो ये क्या करता है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है ना, उसको वेसिकल्स में पैक करता है। फिर ये वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते एंड ट्रांसफेज से ये बाहर निकल के आ जाएंगे। सो ये फंक्शन है इसका। ओके सो दीज वेसिकल्स आर पैक्ड एट अ सीज फेज एंड मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेज। समझ में आ गया। अभी स्मूथ एंड प्रोटीन भी जो बनता है, प्रोटीन्स या लिपिड्स जो कोई भी बनता है, वो भी ऐसे मॉडिफाई होता है। सो प्रोटीन्स फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी apparatus एंड देन मूव एंड रिलीज फ्रॉम अ ट्रांसफेज। ओके अभी थर्ड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मॉडिफिकेशन बोलते हैं ना, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या मॉडिफाई करता है, सो वो इसमें ऐड करता है ग्लाइकोजन। ओके सो जो प्रोटीन है वो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड है वो बनता है ग्लाइकोलिपिड। समझ में आया। सो इसको ग्लाइकोसिलेशन भी बोलते हैं ये प्रोसेस को। सो थर्ड क्या है, सो इट फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकल रहा है या लिपिड निकल रहा है, उसको एक बैग में डालते हैं, इसको बोलेंगे हम वेसिकल्स। फिर ये वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाती है, मैच्योर होती है एंड इधर से बाहर निकलती है। कभी कभी ये वेसिकल्स में
ग्लाइकोजन भी ऐड करते हैं, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? सो दैट्स वाई, अभी समझ लो, इतना समझ लिया तो समझ में भी आया होगा कि दैट्स वाई ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब करीब होना ही चाहिए, बिकॉज उससे ही प्रोटीन आएगा, उसको ही पैक करेगा। गॉट इट? सो देखो, ये जो है प्रोटीन बन रहा है, ये जो है देखो, ये वेसिकल्स में पैक किया, वेसिकल्स ट्रांसफेस से अंदर आ गए, मॉडिफाई हो गए, फिर ये नया वेसिकल बन गया, मॉडिफाइड वेसिकल्स, जो सेल के अंदर भी छोड़ेंगे, बाहर भी छोड़ेंगे। सो दिस इज इट। आप आपके लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। सो मटेरियल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ER आर पैक्ड बाय द गोल्गी apparatus, then lipids from ER are modified by Golgi and then released into the cytoplasm or outside the cell. That's why these two are present close to each other. Okay, coming back to lysosome. Lysosome क्या है पता है? Lysosome is a nothing but that vesicle. Okay, लाइसोसोम क्या है? जो वेसिकल बन रहा है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। सिंपल। सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर पैकेजिंग फ्रॉम अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इधर से जो बाहर निकल रही है ना, ओके, इसको बोलेंगे हम लाइसोसोम। ये देखो, ये वेसिकल। ओके, सिंपल। अभी लाइसोसोम के अंदर क्या क्या होता है? देखो, लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। अभी कौन से एंजाइम होते हैं, चलो देखते हैं। लाइपेज जो होगा वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस जो होगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एंड कार्बोहाइड्रेसेस जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। समझ में आ गया? तो ये 3 एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेसेस। ये रिस्पेक्टिव लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। ओके, मोर ओवर ये जो लाइसोसोम है, ओके, ये जो अभी ना लाइसोसोम क्या कर रहा है, सभी जो बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करना है, लिपिड, प्रोटीन। तो समझ लो, अगर सेल डेथ हो गई, सेल की डेथ हो गई, सेल के पास उसका मटेरियल तो बना है ना, उसकी डेड बॉडी तो है जो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी है। तो अगर ऐसी डेड बॉडी से अपनी बॉडी में वैसे की वैसी जमा रहेगी, तो क्या करता है, ये जो सेल का लाइसोसोम होता है ना, वो खुद का ही सेल का लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ओके, सो दैट्स वाई इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? सो लाइसोसोम इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। कमिंग बैक टू द फ्रीज एंड डस्टबिन ऑफ सेल, दैट इज वैक्यूल। ओके, सो वैक्यूल जनरली आपको बहुत बड़ा प्लांट सेल में मिलेगा। सो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो जनरली प्लांट सेल में अप टू 95% तक वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स पे नहीं होगा, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं इसका भी मैं रीजन बताती हूँ। देखो, कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, अभी मुझे बताओ कि आपको प्यास लग गई, आप क्या करोगे? उठोगे, जाओगे, पानी पियोगे। आपको भूख लगी, उठोगे, जाओगे, किचन में खाना बनाओगे, खाओगे, नहीं तो कुछ तो होगा रेडीमेड खाओगे। तो यू नो कि आपको जब भूख लगी तब आपको सब चीज़ें मिलती है, यू कैन गेट इट। ओके, बिकॉज यू कैन मूव, एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स कांट मूव। ओके, प्लांट्स मूव नहीं करते कभी भी। अभी प्लांट बोले कि क्या, प्यास लग गई, मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो प्लांट्स को खुद का स्टोर हाउस खुद ही बनाना पड़ता है। सो दैट्स वाई इसके वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स सेल का 90% वैक्यूल्स होता है जिसमें वो मटेरियल स्टोर करते हैं। जब आपने प्लांट्स को पानी दे दिया तो पटाख पटाख से ले लेंगे और अपने वैक्यूल में स्टोर करेंगे। सपोज आपने 2 दिन पानी नहीं दिया उसको, ओके, तो वो क्या करेंगे? 2 दिन पानी नहीं दिया प्लांट्स को, ओके, तो वो जो अपने वैक्यूल में स्टोर किया हुआ पानी है वो यूज़ करेंगे, या कोई भी रिजर्व मटेरियल है। ओके, सो दैट्स वाई प्लांट में इतने बड़े बड़े 90% तक जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल से ही ऑक्यूपाई होता है। समझ लिया? ओके, सो जनरली वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होएगा, सैप रहेगा। ओके, सो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं इसके अंदर। सो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अभी टोनोप्लास्ट इसका क्या फीचर है? ओके, सो इसका एक बेसिक, इसका एक यूनिक फीचर है कि ये ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब क्या? ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही करेगी। अभी क्यों करेगी? देखो, स्टोर हाउस है वैक्यूल, वैक्यूल स्टोर हाउस है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी ये सब ज़्यादा होंगे, वाटर ज़्यादा होगा, सैप्स ज़्यादा होंगे, इवन वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे, और आपको ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी इधर ज़्यादा है एंड आपको बाहर से और इसमें डालना है। ओके, आज एक्स्ट्रा पानी मिल गया, आज इसमें डाल दिया पानी एक्स्ट्रा। ओके, कल भी परसों भी मिला था तो परसों वाला पानी ऑलरेडी है, आज भी डालना है आपको।
ओके, सो ऑलरेडी वैक्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है मटेरियल का, और ऊपर से आपको भेजना है, और आपको भेजना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ स्टोर हाउस। तो ये है टोनोप्लास्ट का स्पेशल फीचर्स, बिकॉज ये ना पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही सपोर्ट करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर, सो आई एम सो सॉरी, बिकॉज ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही सपोर्ट करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती। सो इट इज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, because concentration of material is higher in the vacuoles that in cytoplasm। ओके, उधर अंदर होना ही चाहिए। अभी वैक्यूल्स के ना दो इम्पोर्टेंट ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अमीबा, अमीबा में एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी इसके काम क्या है देखो, ऑस्मो रेगुलेशन करना एंड दूसरा एक्सक्रीशन करना। सो ये दो काम ये करता है अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, गॉट इट। दूसरा है जो बाकी सारे प्रोटिस्ट है जनरली यूग्लिना वगैरह, इनमें ना फूड वैक्यूल्स होते हैं। सो फूड वैक्यूल्स क्या करता है, फूड को एंगल्फ करने का काम करता है। ओके, एंगल्फ मतलब खाने का काम करता है। सो द फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। ओके, इट्स नथिंग बट अ स्टोर हाउस। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है। सो समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को ऐसे इनफोल्डिंग्स रहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रहता, सो इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे। ओके, सो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये लिक्विड दिख रहा है, मैट्रिक्स। ओके, एंड ये दो मेम्ब्रेन के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको माइक्रोस्कोप के अंदर भी मिलता है, बिकॉज ये थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनली है। ओके, number of mitochondria is a variable depending upon physiological activity। अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस मतलब एनर्जी। अभी जो सेल ज़्यादा एक्टिव है, जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा एटीपी चाहिए, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ये सेल, ये जो ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल है, विल हैव अ मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। गॉट इट। सो नंबर पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो इसका एवरेज लेंथ जो रहता है 1 to 4 माइक्रोन, एंड जो वेट रहेगा 2 माइक्रोन, 2.2 to 1 माइक्रोन रहेगा इसका। ओके, इसके शेप्स जो है वो अलग अलग रहेंगे। कैसे कैसे अलग रहेंगे देखो, सॉसेज शेप, सॉसेज मतलब पता है ना, ऐसा सॉसेज शेप रहेगा एंड सिलेंड्रिकल शेप रहेगा ये। तो इट इज बेसिक। कमिंग बैक टू मेन स्ट्रक्चर, इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इधर दिख ही रहा है, आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है। ओके, इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इट हैज अ इनफोल्डिंग्स ऑन इनर साइड, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। एंड जो क्रिस्टे है उसका काम क्या है, क्या बोलते हैं इसका काम, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। एंड मोस्टली जो एटीपी प्रोडक्शन के मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स वगैरह रहते हैं ना, वो भी इसके ऊपर ही रहते हैं। ओके, सो टू मेम्ब्रेन आर हैव अ स्पेसिफिक। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, उसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। ओके, या आपको रेस्पिरेशन में पता चल जाएगा कि आउटर मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम्स रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम्स रहते हैं। ओके, कमिंग बैक टू ये जो डबल मेम्ब्रेन डिवाइड्स द एंटायर लुमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। आउटर कंपार्टमेंट, ओके, सो आउटर मतलब ये कंपार्टमेंट, एंड इनर कंपार्टमेंट मतलब ये जो ग्रीन कलर का है वो। सो इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, जिसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये मैट्रिक्स के अंदर आपको सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मिलेगा, डीएनए भी मिलेगा, देखो आरएनए भी मिलेगा एंड राइबोसोम भी मिलेगा। ओके, हमने ऑलरेडी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं। सो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी, सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। बट इनका जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का रहेगा। 70S मतलब क्या, जो प्रोकैरियोटिक मिलता है वैसा। ओके, वॉट इट। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको पता है रेस्पिरेशन करता है, ये प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी है, इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अभी ये क्या करता है देखो, ऑक्सीजन लेके इससे एटीपी मॉलिक्यूल, जो अपना एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो बनाता है। दैट्स वाई ये पावर हाउस बोलते हैं इसको। ओके, गॉट इट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर, इजी है एकदम, बट ईजी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे तो डिफिकल्ट है, बट आपको जो सेल के हिसाब से दिया है वो ईजी दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स कैसे होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, बट वो रेस्पिरेशन में है, इधर नहीं है।
कमिंग बैक टू द प्लास्टिड। ओके, सो प्लास्टिड आपको जनरली प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो प्लास्टिड को भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म होगी। ओके, देन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं विल देखेंगे। ये भी माइक्रोस्कोप के अंदर मिलता है बिकॉज ये भी बड़ा होता है। अभी ना प्लास्टिड जो है वो तीन अलग अलग कलर्स के होंगे, जैसे कि ग्रीन कलर का, कलर्ड एंड कलरलेस। ओके, सो बिकॉज इसके अंदर जो स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, इससे इसके तीन टाइप होते हैं। बेस्ड अपॉन पिगमेंट्स प्लास्टिड्स के तीन टाइप है। ओके, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जो प्लांट को ग्रीन कलर दिखा। समझ लो लीफ जो ग्रीन कलर होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी समझ लो एप्पल, एप्पल रेड कलर का है। अभी ये कौन देगा, ये देगा क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के नाम याद रख लो। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स जैसे कि कैरोटीन, थैंथोफिल होते हैं, जो प्लांट्स को येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। क्रोमा मीन्स कलर्स। ओके, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर नहीं देगा बिकॉज इसके अंदर कोई भी पिगमेंट्स नहीं रहते, बट ना ये स्टोर करते हैं। जैसे कि देखो, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट ओके ऑयल एंड फैट, एंड एरिलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करेगा। गॉट इट, समझ में आ गया। कमिंग बैक टू नेक्स्ट, प्लास्टिस जो जनरली है वो मेसोफिल, जो प्लांट का टिश्यू का पार्ट होता है ना मेसोफिल टिश्यू, उसमें ही जनरली मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो उधर ही आपको मिलते हैं। मेसोफिल मतलब क्या, इनर के साइड पे नहीं रहते। ओके, सो इसके शेप्स अलग अलग होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, जैसे लेंस शेप, ओवल, स्पेरिकल, रिबन शेप एंड डिस्कॉइड शेप, ऐसे अलग अलग शेप के रहते हैं। अभी ना इसकी लेंथ, ये ना मैंने ऊपर से देखा है, इसकी लेंथ रहेगी 5 to 10 माइक्रोन एंड विड्थ रहेगी 2 to 4 माइक्रोन। गॉट इट। देन नंबर जो होता है वो अगेन वेरिएबल होता है। जो सेल ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी उसमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। ओके, कम करेगी उसमें कम रहेंगे। जैसे कि क्लैमाइडोमोनासिस में देखो, ये एक ही है, ये जो है ना ये पूरा का पूरा एक ही क्लोरोप्लास्ट है। क्लैमाइडोमोनास हैज अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट। वैसे ही अगर कोई भी ग्रीन अलगी की सेल है उसमें देखो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में मिलेंगे। आपको पता है ना अलगी। ओके, अलगी को बोलते हैं कि ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। हाफ ऑफ दी, हमने देखा है अलगी में कि हाफ ऑफ द अर्थ का फोटोसिंथेसिस सिर्फ अलगी करता है। क्यों करता है, बिकॉज ना अलगी के पास ज़्यादा ये रहता है क्लोरोप्लास्ट, जो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट तो अल्टीमेटली ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसको डबल मेम्ब्रेन रहते हैं। ओके, बट इनर मेम्ब्रेन में यूनिफॉर्म रहता है। इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल रहेगा, इसके इनफोल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं रहते इसको। ओके, गॉट इट। देन ना इसके अंदर भी स्ट्रोमा रहता है। स्ट्रोमा मतलब क्या, इसके जो लिक्विड होते हैं स्पेस फील्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये सारी स्पेस, ये वाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। गॉट इट। अभी जो है ना इसके ऊपर स्टैक ऐसे कॉइन्स रहते हैं, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके ऊपर स्टैक्स ऐसे कॉइन कॉइन वाले स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं थैलाकोइड, फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलाकोइड्स। ओके, सो ये प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा में। ये थैलाकोइड के अंदर ही आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा। ओके, गॉट इट। सो ये देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलाकोइड। अभी ये जो थैलाकोइड एक दूसरे के साथ अटैच होके जो बंच बनाता है ना, उसको बोलते हैं ग्राना। ओके, मतलब देखो, ये सिंगल जो है ये थैलाकोइड, एंड ये पूरा जो है दैट इज अ ग्राना। ओके, या इंटरग्रानल थैलाकोइड भी बोलते हैं इसको। नाउ एक ग्राना दूसरे ग्राना से, या एक थैलाकोइड दूसरे थैलाकोइड से कनेक्ट होता है बाय स्ट्रोमा लैमिली। ओके, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिली। नाउ थैलाकोइड की अंदर की जो स्पेस रहती है ना, दिस स्पेस, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, बट आपको ग्राना एंड थैलाकोइड में कंफ्यूज होता है। एक जो सैक है उसको बोलेंगे थैलाकोइड, इससे बनती है पूरा जो बंच बनता है। ओके, स्टैक ऑफ कॉइन्स बनता है, उसको बोलेंगे ग्राना। ओके, गॉट इट। और ये थैलाकोइड के अंदर ही आपको क्लोरोफिल मिलेंगे।
मोर ओवर, अभी प्लास्टिड के पास भी डीएनए होगा, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहेगा। इसके पास भी राइबोसोम रहेंगे, बट 70S टाइप का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वैसा ही। ओके, बट अभी जो नॉर्मल राइबोसोम है यूकैरियोटिक का, जो साइटोप्लाज्म में बना होता है, ईआर के ऊपर होता है, वो 80S का होता है। ओके, बट ये दो ऑर्गेनेल के अंदर जो मिलता है वो प्रोकैरियोटिक वाला मिलता है, छोटा सा 70S। ओके, एंड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। क्यों एंजाइम्स रहेंगे? बिकॉज ये फूड बना रहा है ना, तो इसको तो एंजाइम चाहिए ही चाहिए। कमिंग बैक टू राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दोनों में मिलता है ये, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम भी पढ़ा है, 70S टाइप का होगा, पॉलीसोम करेगा, ये सब पढ़ लिया है। अभी हम चलते हैं मेन यूकैरियोटिक का। सो राइबोसोम ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखा एज अ डेंस पार्टिकल। फर्स्ट साइंटिस्ट जो है जॉर्ज पैलाडे, इन्होंने ये डिस्कवर किया आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब क्या 1950 के बाद में, 1953 में। ओके, सो एज अ ग्रैन्यूल है। सो इन्होंने क्या कहा कि जो राइबोसोम है वो किससे बना है? एक तो आरएनए एंड प्रोटीन से बना है। ये आरएनए एंड प्रोटीन से ये राइबोसोम बना है। ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ये दो बॉल है। ओके, दो बंच है आरएनए एंड प्रोटीन के। सिंपल ये कहा इन्होंने। अभी मेन चलते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल है इसका राइबोसोम होता है 80S टाइप का। ओके, जो दो सब यूनिट से बना है, 60 एंड 40, एंड प्रोकैरियोटिक का तो आपने पढ़ ही लिया है। ओके, सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, इसके सब यूनिट्स भी समझ लो। अभी आप बोलोगे कि ये तो 100 होना चाहिए, ये तो 80 होना चाहिए। मैंने कहा था ना 1 घंटा रुको, 1 घंटा भी नहीं रुका दिया। देखो क्यों होता है। सो ये जो S है ये स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। अभी ये क्या है देखो, स्वेडबर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, इन्होंने कहा, इन्होंने ना एक ये मशीन डेवलप किया, वॉशिंग मशीन जैसा ही होता है, ये काम भी वैसे ही करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं? देखो ऐसे सेंट्रीफ्यूज होते हैं ना, मतलब गोल 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 घूमते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइज मेजर करने की ये मशीन है। इसमें क्या करते हैं देखो, ऐसे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर डालते हैं। ओके, एंड छोटे पार्टिकल घूमते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ओके क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज हो गए। एंड अपने वेट के हिसाब से वो नीचे सेडिमेंट हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैवी प्रोटीन का पार्ट है, हैवी राइबोसोम है, तो वो नीचे जाएगा, जल्दी नीचे जाएगा और सेडिमेंट, और जो लाइट है वो थोड़ा और घूमेंगे। ओके, सो ये जो एस है वो कोई भी मास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, सो जो हैवी पार्टिकल रहा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम है 80S वाला, ये हैवी है, तो ये क्या करेगा, जल्दी नीचे जाएगा। वैसे ही अगर आपने यूकैरियोटिक का बड़ा जो यूनिट है 60S वाला, तो ये अगर आपने इस मशीन में डाला ना, तो वो कुछ हद तक घूमेगा, फिर 60 तक ये चला नीचे सेडिमेंट होगा। समझ में आ गया? मतलब क्या ये क्या 60 क्या मेजरमेंट है वो अपने को भी नहीं पता, बट इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये कब सेडिमेंट हो रहा है इसका है। तो जो बड़ा अगर दो कंबाइन हुआ तो वो कब नीचे जाएगा, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80 में। इसका एक जो बड़ा सब यूनिट है वो 60S में सेडिमेंट होगा, जो छोटा सब यूनिट है वो 40S में। सो इट इज नॉट अ मास, इट इज नॉट अ वेट, तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते। 60 + 40 100 नहीं कंसिडर करेंगे आप इसको। ओके, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है हर एक सेपरेट मॉलिक्यूल्स का, ये कोई भी मास वेट नहीं है, तो इसको प्लस नहीं करोगे। ओके, सो जो फुल राइबोसोम है वो 80S तक सेडिमेंट होगा। इसका बड़ा सब यूनिट 60S में होगा, इसका छोटा सब यूनिट 40S में होगा। समझ में आ गया? दूसरा देखोगे ये प्रोकैरियोटिक का, तो उसका जो फुल राइबोसोम होता है वो 70S में सेडिमेंट होकर बाहर निकलेगा। जो उसका बड़ा सब यूनिट है सिंगल, वो 50S में, छोटा वो 30S में। ओके, सो इट इज अ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट कमिंग बैक टू साइटोस्केलेटन। अभी ना छोटे छोटे आती है, सारे छोटे छोटे, अभी मेन ऑर्गेनेलिस हो गए, थोड़े बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस आएंगे, एंड बचा कुचा न्यूक्लियस आएगा एक। ओके, एंड में, एंड देन विल फिनिश दी चैप्टर। तो साइटोस्केलेटन देखते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब क्या, देखो हमारी बॉडी में जैसे स्केलेटल सिस्टम होती है बोन की, वैसे ही सेल के पास भी स्केलेटल सिस्टम होती है। ये दिख रही है, ये सेल है, और ये देखो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, व्हाट इज इट, ग्रीन कलर का जो है वो ऐसा ट्यूब्यूल्स का वगैरह वगैरह नेटवर्क है। ओके,
थोड़ा और इलेबोरेट देखा जाए तो ऐसा देखो, ये सारा ओके सेल का भी पूरा का पूरा ऐसा ट्यूब्यूल का नेटवर्क रहता है, इसको बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन, स्केल के स्केलेटन को साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अभी साइटोस्केलेटन ना 3 डिफरेंट फाइबर्स से बना होता है। सबसे फर्स्ट फाइबर्स जो बोलते हैं इसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, सो द इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ proteinous structures consisting of microtubules, microfilament, intermediate filament प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे हम साइटोस्केलेटन। सो ये सारे के सारे बने होते हैं प्रोटीन से। ओके, अभी इसके काम क्या है, हमारा जो स्केलेटन काम करता है वही मैकेनिकल सपोर्ट देना, मूवमेंट करना, मेंटेनेंस ऑफ ए शेप ऑफ अ सेल। ओके, सो यही काम ये साइटोस्केलेटन करता है। कमिंग बैक टू सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला देखते हैं। सो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, फ्लैजिला एक लंबा, ये देखो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोलेंगे हम सीलिया, एंड एक जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम फ्लैजिला। ओके, सो प्रोकैरियोटिक में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यूकैरियोटिक में भी कुछ कुछ सेल में रहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, तो दीज आर हेयर लाइक ग्रोथ। सीलिया आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इट्स वर्क्स लाइक ओर मतलब क्या देखेंगे हम। सो एंड फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्ग है, ये सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो ओर मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये नाव चलाते देखो ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसे ही मूवमेंट करता है सीलिया, ऐसे ही, समझ में आ गया, इधर मूवमेंट समझ में आ रही। सो वो ऐसे ढकलता है लिक्विड को। ओके, दीज आर दी ओवर, सो इट वर्क्स लाइक ओवर। सीलिया ऐसे ऐसे लिक्विड को ढकेल के सेल मूवमेंट करती है। ओके, सो फ्लैजिला देखा जाए तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला, यूकैरियोटिक का फ्लैजिला आर डिफरेंट होते हैं, बट थोड़ा बहुत काम एक जैसा करते हैं, बट दीज आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दोनों का अलग अलग होता है। तो हम देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसे सीलिया को क्रॉस कर दिया एंड देख लिया हमने कि क्या क्या होता है। सो बेसिकली ये ना ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ओके, अगर इसका जो फर्स्ट इमेज आया था देखो ऐसे, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली, ये अरेंजमेंट नहीं रहता इसका। ओके, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली अरेंज होके आपको ये बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्कोपिक सीलिया फ्लैजिला आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इमेज पे ध्यान दो। देन ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है देखो, ये सारे ऐसे। तो इसको बोलेंगे हम एक्सोनीम। अभी एक्सोनीम का स्पेशल स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो यूजुअली 9 डबलेट्स होते हैं। 9 डबलेट्स मतलब क्या, देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो ये दो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो इसको कलेक्टिवली डबलेट्स बोलेंगे। एंड ये पेरीफेरी में है, सो इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं या डबलेट्स बोलते हैं। ओके, सो ये एक अरेंजमेंट होगा, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे टोटल 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स रहेंगे। ओके, एंड दो सेंट्रल में, ये एक सेंट्रल, ये दूसरा सेंट्रल, एंड ये दो जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसको बोलते हैं 9+2 एरे। ओके, 9+2 एरे इधर दिखा है ना। ओके, गॉट इट। सो इसको बोलेंगे 9+2 एरे। अभी जो ये है ना एक दूसरे के साथ ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, तो देखो ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है एक दूसरे के साथ ये ब्रिज से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। ये भी ये जो पेरिफेरल भी है एक दूसरे के साथ इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट। तो ये कनेक्ट होंगे ब्रिज के साथ। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, ये जो शीट होती है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल शीट। कमिंग बैक टू, हर एक पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, डबलेट से नहीं क्या, हर एक पेरिफेरल ट्यूब्यूल से ऐसे एक क्या बोलते हैं ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक। ओके, सो ये रेडियल स्पोक सेंट्रल शीट से कनेक्ट होती है। गॉट इट। सो टोटल हर एक डबलेट से एक निकलेगी, मतलब 9 डबलेट से, तो टोटल 9 रेडियल स्पोक्स निकलेंगे। सो इतना ही इसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो पेरिफेरल जो है एक दूसरे के साथ इंटर डबलेट ब्रिज से अटैच है। सो इसका ही इतना स्ट्रक्चर है। सो क्या स्ट्रक्चर है हम फिर से देख लेंगे बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनिम जो कोर पार्ट है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली अरेंज्ड टू द लॉन्ग एक्सिस, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट, 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
सो सेंट्रल माइक्रोट्यूब इज कवर्ड बाय सेंट्रल शीट. सेंट्रल शीट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ट्यूब्यूल पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स बाय रेडियस स्पोक्स. टोटल 9 रेडियस स्पोक्स हो गए एंड ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे ब्रिजेस से. ओके, सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर. आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है आपकी बुक में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो बेसल बॉडी से ही बने होते हैं. अभी बेसल बॉडी किससे बनी होती है पता है? सेंट्रियोल से. सेंट्रियोल मतलब वो सेंट्रोजोम वाला. अभी देखेंगे सेंट्रियोल का क्या है रहता है. सेंट्रोजोम यानी कि क्या? सो एनिमल सेल के अंदर ही आपको सेंट्रियोल मिलेगा, सेंट्रोजोम मिलेंगे. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. ओके, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है. ओके, सो सेल डिवीजन में देखो ये सेंट्रोजोम है. सो ये ऐसे स्पिंडल फाइबर बनाता है जिससे क्रोमोजोम अटैच होते हैं, फिर ये एक दूसरे को खींचता है, फिर इधर बंच बनाता है. ओके, सो व्हाट इज इट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सो टोटल जो ये दो पार्ट है, सो इसको बोलेंगे देखो सेंट्रियोल्स. ओके, एक पार्ट इसको एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, और दोनों को मिला के जो होता है वो सेंट्रोजोम होता है. सेंट्रोजोम इज सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जिसको बोलेंगे हम सेंट्रियोल्स. तो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम. ओके, सो ये जो है वो पेरिसेंट्रिकुलर, इधर इधर के साइड में ना आपको, इधर के साइड में आपको पेरिसेंट्रियोलर स्पेस मिलेगा. गॉट इट? सो दिस इज अबाउट सेंट्रोजोम. सो बोथ द सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो जनरली एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाए होते हैं. ये ऐसा, एक ऐसा. ओके, एंड इनर देखोगे तो इसका ना ऐसा कार्टविल टाइप अरेंजमेंट होता है. ऐसा कार्टविल टाइप अरेंजमेंट होता है. सो इसका जनरली अरेंजमेंट कैसे रहेगा? कार्टविल टाइप अरेंजमेंट रहेगा. कार्टविल, ये जो वर्ड है ना, पता नहीं क्यों ये नीट एग्जामिनर का बहुत फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा है. सेंट्रियोल कार्टविल लाइक अरेंजमेंट. ओके, देन इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके पास ये देखो, इसके पास जो सीलिया का एंड इसका अलग स्ट्रक्चर है. ओके, सो जनरली इसके पास पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन के. सो पेरिफेरल फाइब्रिल्स ना ट्रिपलेट्स रहेंगे, 9 रहेंगे. देखो ये एक ट्रिपलेट्स, 3 फाइबर्स है ना, दैट्स व्हाई इसको ट्रिपलेट बोलेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 9. समझ में आ गया? सो ऐसा 9 ट्रिपलेट्स, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स की अरेंजमेंट रहेंगी इसकी. समझ में आ गया? ओके, सो ये जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोजोम है, इसका अरेंजमेंट ऐसे रहता है. ओके, देन सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटोनेशियस एंड इसको बोलेंगे हम हब. ओके, एंड ये हर एक ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करता है लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ओवरऑल कार्टविल अरेंजमेंट. समझ में आ गया? सो सीलिया का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसका अरेंजमेंट अलग है, इसका रिलेटिवली ईजी है. सो सेंट्रियोल क्या करता है? बेसल बॉडी फॉर्म करता है. बेसल बॉडी अगेन जाके सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्म करेगी एंड स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं ना सेंट्रियोल से. ओके, ये भी सेंट्रियोल ही बनाता है ऑब्वियसली. जो सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं ना वो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम अटैच होते हैं, सो वो भी सेंट्रियोल ही बनाता है. कमिंग बैक टू द लास्ट सेल ऑर्गेनली दैट इज न्यूक्लियस एंड देन वी विल फिनिश इट. ओके, न्यूक्लियस के बाद हम फिनिश करेंगे सबको. नाउ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के बारे में पता है, डेंस ऑर्गेनली एट द सेंटर, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं रहता. न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया है हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. ओके, लैटर जो है फ्लेमिंग्स, इन्होंने डिस्कवर किया क्रोमैटिन. ओके, क्रोमैटिन क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये देखते हैं. सो देखो, सेल जब डिवाइड नहीं हो रही इंटरफेज में, न्यूक्लियस रहता है ऐसा कॉइल फॉर्म में. मतलब ये कैसा लॉन्ग थ्रेड रहेगा, वो ज़्यादा कॉइल फॉर्म में रहेगा. अभी कितना लॉन्ग जनरली ये जो डीएनए रहता है ना, जो कॉइल्ड रहता है वो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए रहता है एंड वो एकदम कॉम्पैक्टली कॉइल्ड रहेगा इसके अंदर. ओके, अभी जब ये सेल डिवीजन कर रहा होगा ना, तब क्या होता है, ये जो इंटरफेस वाला ये जो ये है ना, इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन. ओके, एंड नेक्स्ट ये जो है इसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम. अभी कैसे होता है देखो, ये 2 मीटर लॉन्ग से आगे चल के कॉइलिंग होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं. कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 46. तो 46 क्रोमोसोम 2 मीटर लॉन्ग से लॉन्ग के क्रोमैटिन से बनते हैं. सो इसको क्रोमोसोम बोलते हैं. सो जनरली जब सेल डिवाइड होती है तभी आपको क्रोमोसोम मिलेंगे. ओके, सो इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस. ओके, इज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड क्रोमैटिन. समझ में आ गया? तो इसके अंदर ऐसा 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 आपको क्रोमैटिन मिलेगा. ओके, देन डेंसली पैक्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस. अभी न्यूक्लियस एनवेलप के बारे में देखते हैं
कि देखो ये जो आउटर लेयर एंड इनर लेयर टुगेदर टू पैरेलल लेयर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, इसके अंदर की स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका जो गैप है वो रहता है 10 to 15 नैनोमीटर। ओके, सो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बैरियर करता है इनसाइड द मटेरियल एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। ओके, सो इट्स नथिंग बट एक्ट एज अ बैरियर। ओके, कभी कभी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस हो जाती है एंड इसके ऊपर राइबोसोम भी रहते हैं। गॉट इट। अभी कभी कभी क्या होता है देखो, ये जो एनवेलप है ना ये डिस्टर्ब होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है, इधर के आउटर इधर इनर के साइड पे फ्यूज हो गई एंड इट क्रिएट अ गैप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, सो इट क्रिएट अ पैसेज। तो न्यूक्लियर पोर इट एक्ट एज अ पैसेज विच अलाउज दी, इधर के अंदर का जो आरएनए है वो बाहर जाता है, प्रोटीन बाहर जाता है, बाहर का मटेरियल अंदर आ जाता है। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ molecules from inside to outside, outside to inside. ओके, अभी जनरली स्केलेटल मसल्स है एंड ऑस्टियोक्लॉट जो बोथ को डिसॉल्व करती है वो सेल में आपको ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। बट वही अगर आप देखा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे, सीओ2 में न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आया है आपको। ओके, गॉट इट। देन कमिंग बैक टू न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है। ओके, इट इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी इसका कंटेंट एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट एक ही रहेगा बिकॉज इस ये ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सेम, कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विशन लाइन नहीं है। सो ये क्या है, इसमें जो राइबोसोम को mRNA लगता है ना वो सिंथेसिस इधर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। दैट्स वाई न्यूक्लियस के करीब ER रहेगा, ER के ऊपर राइबोसोम रहेगा, सो दैट ये न्यूक्लियोलस mRNA बना रहा है एंड प्रोटीन ER का प्रोटीन लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सिंपल, सो इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ओके, अभी जो सेल के पास ज़्यादा प्रोटीन बनाना होता है, जो सेल सपोज ज़्यादा मेहनत करती है, जिसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा न्यूक्लियोलाई रहेंगे। अल्टीमेटली देखो, ज़्यादा न्यूक्लियोलाई रहे तो क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियोलाई मतलब ज़्यादा mRNA मतलब ज़्यादा राइबोसोम लेगा उसको और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। समझ में आ गया। सो लार्ज एंड मेनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली गोइंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। गॉट इट। इंटरफेस न्यूक्लियस इज लूज इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको बोलेंगे हम क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। ओके, सो ये कैसे होता है देखो, ये DNA है एक सिंगल थ्रेड 2 मीटर वाला। सो ये पहले ऐसे कॉल्ड होगा, फिर ऐसे कॉल्ड, फिर ऐसे बना के ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन कंटेन्स DNA, सम बेसिक प्रोटीन्स, जो ये जो है ना हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, इसके सराउंड ही ये DNA क्या कहता है, कॉइल होता है। एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो RNA। A single human cells are approximately 2 meter long. ओके, एंड इट फॉर्म्स 46 यानी 23 पैर के क्रोमोसोम बनाते हैं। अभी ये देखो, ये है क्रोमोसोम में से एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। सो जनरली कभी कभी ये देखो क्रोमोसोम ऐसा है, इधर के साइड पे अंदर चला गया, फिर ऐसे बाहर आ गया। सो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। डोंट कंफ्यूज विथ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल वाला, सेंट्रोमियर ये इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ओके, इसके ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का इधर दिख रहा है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके, सो अभी ये क्या है, इधर स्पिंडल फाइबर वगैरह अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ओके, अभी ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसकी पोजीशन के हिसाब से अभी ये जो है सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम को 2 क्रोमैटिड्स में डिवाइड करता है। कैसे देखो, ये जो है ये एक क्रोमैटिड, ये और ये दूसरा, समझ में आ गया। तो ऐसे 2 क्रोमैटिड्स में डिवाइड करता है सेंट्रोमियर। ओके, सो इसके सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से ये 4 टाइप है। कौन से देखते हैं। सबसे पहले मेटासेंट्रिक मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे मिडल में होगा सेंट्रोमियर। सो ये 2 क्रोमैटिड्स जो है वो इक्वली हो गए। मिडल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मिडल सेंट्रोमियर रहेगा, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ओके, अभी सब मेटासेंट्रिक मतलब ये थोड़ा सा एक साइड पे जाएगा। ओके, क्रोमोसोम है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। सो इसमें एक शॉर्ट एक लॉन्ग आर्म बनेगी, बट इतना भी ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग नहीं बनेगा। ओके, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या, सेंट्रोमियर जो है वो सिचुएटेड क्लोज टू द एंड। ओके, एक इसके एंड पे ही रहेगा। सो एक आर्म बहुत ही शॉर्ट रहेगी, एक आर्म लॉन्ग रहेगी।
टीलोसेंट्रिक मतलब पूरा का पूरा नियर टू एंड नहीं, पूरा का पूरा एंड पर ही आपको ये मिलेगा। सो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, ओके, टर्मिनल पे ही मिलेगा, ओके। कभी कभी क्या होता है, देखो दिस वन इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ओके। अभी कभी कभी ना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी होता है। इन फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन, सो इट गिव्स, तो इससे एक स्मॉल फ्रैगमेंट भी बना होता है, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट। जो स्मॉल फ्रैगमेंट बनता है ना, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। समझ में आ गया, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स फ्रैगमेंट, ओके। सो इसको बोलते हैं सैटेलाइट, ओके। सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन आया है। गॉट इट। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ योर दिस न्यूक्लियस खत्म होगा, माइक्रोबॉडीज। अभी माइक्रोबॉडीज क्या है, देखो अपार्ट फ्रॉम ये सब सेल ऑर्गेनेलिस को छोड़ के कुछ कुछ वेसिकल्स भी बनते हैं सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। वेसिकल्स यानी कि क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर होंगे एंजाइम्स, जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में भी मिलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। सिंपल मतलब ये छोड़ के भी जो कितने भी वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, ओके, उसको बोलेंगे हम माइक्रोबॉडीज, ओके। सो हियर वी एंड दिस सेल चैप्टर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पूरा का पूरा सेल चैप्टर इधर कवर किया है, एक भी लाइन नहीं छोड़ी है एनसीईआरटी की। सो आप इसके ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए, ओके। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंजॉय तो किया ही होगा, बट मोस्टली आपको कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके PYQs के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। बाय बाय एवरीवन, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।